अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, खबरें तो हम सुबह से ही सुन रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इस केस पर दोबारा समाअत होगी जब नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। इसके अलावा अदालती इस्लाहाती बिल पार्लियामेंट के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है और 19 वोट जो हैं वो इसकी मुखालिफत में डले थे। तीसरा मौजू जिस पर हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में वो है ग्रैंड डायलॉग, जिसकी तरफ राना सनाउल्लाह ने इशारा किया है। कह रहे हैं कि तमाम लोगों को मिलकर बैठना होगा, तमाम सियासी कायदीन को बैठकर बात करनी होगी। बातें तो सभी करते हैं, ऐसा हो पाएगा या नहीं? पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है सबसे पहले कि ये जो बेंच टूटा है ये क्यों टूटा है, इसकी वजूहात क्या है? इसमें एक जजमेंट है 3 जजेस की। काजी फायदीसा किसी केस में सुओ मोटो के केस में वो बेंच बना हुआ था, उसमें एक डिसीजन किया गया। तो दो जजेस ने इत्तेफाक किया कि सुओ मोटो को इस्तेमाल करते वक्त कुछ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए। एक डिसएग्री किया। उस दो में से एक आदमी इस बेंच में बैठा हुआ था सीजे के साथ। जब सुबह आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसने कहा जी मैंने जब इख्तलाफ किया है तो मैं बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। उसके बाद सीजे साहब उठ के चले गए और बेंच टूट गया। कल वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएंगे। उन लोगों पे मुश्तमल लोग कहते हैं होगा कि जो जूनियर जजेस शामिल किए गए हैं पिछले दिनों में, उनको अपने साथ वो शामिल करेंगे और अपनी तादाद को पूरा करेंगे ताकि उनका जो मामलात हैं वो चलते रहें। लेकिन ये मामला कुछ थोड़ा सा गंभीर हो गया। अगरचे मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर अपनी राय का इज़हार करूँ, लेकिन जो गली महल्ले और बाज़ार में और चाय ख़ानों पे गुफ्तगू हो रही है वो लग रही है कि शायद जो वाक़या सज्जाद अली शाह के दौर में हुआ और जजेस का जो इख्तलाफ वहाँ पे सामने आया और उसके जो फिर नताइज निकले, ग़ालिबन वैसा ही कोई वाक़या जन्म लेने लगा है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन जजेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो दूसरों पे तनकीद करते हैं और फिर वो इस किस्म की बातें कहते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस में जिसका मुकदमे से ताल्लुक़ नहीं होता, उसको एहतियात करनी चाहिए। तो आई थिंक देयर विल बी ए न्यू बेंच। और वो जो जूनियर्स जिनके बारे में हमने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया गया, वो साफ ज़ाहिर है इधर आने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आई टेल यू, ये बिल्कुल इससे उल्ट भी हो सकता है, इससे बिल्कुल उल्ट भी हो सकता है। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि कोई किसी जज के ख़िलाफ़ वो क्या होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी जा सकता है। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि 9 और 6 का इशू भी आ सकता है। सो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारे सिस्टम को धचके लग रहे हैं, रोज़ाना धचका लगता है, तो ये धचका अच्छा नहीं होगा। नवीद चौधरी साहब, क्या आप इस पर रहनुमाई फरमा सकते हैं कि क्या कोई ऐसे अनासर तो नहीं मौजूद जो जजेस के आपस में मौजूद इख्तलाफात को हवा दे रहा हो और मामलात इस तरह ख़राब हो रहे हो? अंदर की बात क्या है? नहीं, देखें, बात यह है कि जिन जज साहबान को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बल्कि पूरी कौम जानती है, उनकी किसी भी तरह की कोई ऐसी एफिलेशन नहीं है। जस्टिस काजी फायदीसा साहब के ख़िलाफ़ जो आज रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये नाम तो उन्होंने ले दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। इमरान खान शरीक थे इसमें। सुबह 6 बजे उन्होंने 7 बजे घर बुलाया था अपने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को, ये कहा था कि फाइल करो। क्यूरेटिव रिव्यू था, ये फर्स्ट टाइम ये रेफरेंस इस्तेमाल हुआ। ये इंडिया के अंदर कोई एक थी मिसाल, वो लेते हैं वहाँ से उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा जिस तरह करते हैं। तो इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ भी लाहौर के अंदर जब वो थे और उनको जजमेंट्स दी, तो यहाँ भी कुछ ऐसे अनासर ने जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब थे उन्हें ख़राब करने की कोशिश की। तो ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं सारे। जमाल मंदोखेल का मामला तो बिल्कुल आपके सामने क्लैरिटी के साथ आगे चुका हुआ है। यही आफरीदी साहब का भी देख लें आप। मामला ये है कि चूँकि ये तासुर इंतहाई मजबूत हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं रहा, वो वन मैन शो बन गया है। वन मैन जो है वो अपने साथ 3-4 मर्जी के जज बैठा के अपनी मर्जी के फैसले दे रहा है। ये हो रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, इन चीज़ों का जो मंतकी नतीजा होता है वो इसी तरह से होता है कि आपस में फिर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। जुडिशरी को तो बहुत एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से कि इख्तलाफात ना हों। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये 5 रुकनी बेंच बना है, ये किस तरह से बना है। वो CCP वाली दरख्वास्त, CCPO का मामला, फिर एज खुद इलेक्शन का जो नोटिस है उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस
इजाजुल एहसन साहब को शामिल कर लिया। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो बार बार ये मैसेजिंग कर रहे हैं। उसके नतीजे में पार्लियामेंट भी खुल के सामने आ गई। जो तकरीरें वहाँ हुई हैं चीफ मिनिस्टर का नाम लेके हुई हैं, बाकी जजेस का नाम लेके भी हुई हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जलसों में भी होंगी। आज मौलाना फजलुर रहमान जो मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद उन्होंने दी है, उसका एक मफहूम है, वो बता दिया गया है कि JUI अपनी स्ट्रीट पार के साथ पूरी तरह से इस बिल के पीछे खड़ी है। इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया तो फिर स्ट्रीट्स पर भी इसका इजहार होगा प्रोटेस्ट का। तो ये इख्तलाफात जो हैं ये बड़े जेन्युइन किस्म के हैं और ये वन मैन शो के सबब पैदा हुए। लैंडमार्क इख्तलाफी जजमेंट है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखी है, उसको पढ़ें तो आपको सारा अंदाजा हो जाए। पीछे सर, अदालती इस्लाहात की भी हमने बात की, पार्लियामेंट के बाद सेनेट में चला गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसकी भरपूर मुखालिफत भी की गई। ये जो है अदालती इस्लाहाती बिल अब सदर साहब के पास मौजूद होगा, तो क्या सदर साहब इस पर दस्तखत कर देंगे या फिर ये मामला एक नया महाज पैदा कर देगा? सबसे पहले तो हंसी आती है और रोना भी आता अपने पे कि जिसको हम पब्लिकली डिस्ग्रेस करते हैं, गंदा करते हैं, डिग्रेड करते हैं और फिर हम उसको एक हेड बना देते हैं। ये फ़ायज़ ईसा साहब के साथ आपने किया, आपने जरदारी साहब के साथ किया, आपने नवाज़ शरीफ के साथ किया, आज इमरान ख़ान के साथ कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नेशनल पेशा बन गया है कि गंदा कर दो जो आउट होता है। अब बात आती है इस वक्त कि आपने करना क्या है। देखें, इस वक्त मैं कहूँगा कि हम इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एंड वाई आर वी डूइंग इट? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन पावर, दैट्स इट। Everybody wants to be in the corridors of power and yet nobody wants to see in the long run. आपने जो भी जिक्र किया है ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो मिस परसेप्शन कह लें, परसेप्शन कह लें, बन गई कि कन्वीनियंस पे। ऊपर से मोहसिन दावर ने जो कर दिया कि 30 डेज़ के अंदर, तो मैं और इफ्तिखार यही बात कर रहे थे, इसका मतलब है लैंडलॉर्ड भी वही अपील कर देगा, आप तो पूरे अपने सिस्टम को धर्म भरम कर दोगे। ये आपने करना था, पहले एक तो करो। एंड जिस तरह मेरे ख्याल बिलावल ने भी कहा था, एट द अप्रोप्रिएट टाइम ये हम कर लेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज़ इतनी जल्दी आप करोगे, आपका जुडिशल सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा, और जब लोकल मिसट्रस्ट नेशनल मिसट्रस्ट होगा, आपके पाकिस्तान के अंदर कोई बार का बंदा नहीं आएगा। आपने देख लिया रिकॉर्डेक के बाहर कोई आया है इतना बड़ा? नहीं। आपने फाइन्स इतने, शुक्र है कि पिछली गवर्नमेंट ने फाइन्स आपके कंडोन कराए। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि आर वी गोइंग टू डू दिस? हर गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। हमारा एक अलमिया ये है मुनीज़े कि आज की गवर्नमेंट है वो पिछली गवर्नमेंट को चोर, उचक्का, टेररिस्ट, डाकू, उससे पिछले वाले वो उसको कह रहे थे, उससे पिछले वाले उसको कह रहे थे। ये हमारा SOP है। से पिछले कभी मिलकर भी बैठ गए? नहीं, तो फिर हट भी गए। मैं तो नवाज शरीफ के साथ आया था जिस दिन उसने सुबह के कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, तो वो तो हट जाते हैं, बिकॉज हर पार्टी का अपना नज़रिया है। लेकिन नज़रिया अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए नज़रिया नहीं है, अपनी कॉरिडोर्स ऑफ पार के रहने के लिए नज़रिया है। अब ये जो हमारे पास इस वक्त बड़ा क्रिटिकल एक सिचुएशन आ रही है, कल देखते हैं कि क्या बेंच बनेगा। बिल्कुल। और ये जो अभी नवीद चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो डिसीजन आते रहे ना पहले, ये आगे भी आएंगे, तो देन व्हाट डू वी डू? बैक टू स्क्वायर वन। आपने सिर्फ शक्ल ही चेंज करनी है ना। तो अब आप 184(3) की बात हो रही है, क्यों इफ्तिखार जी? उसी पे हो रही है ना। 184(3) का में जो आपने कहा कि दावड़ की बात अगर मान ली जाए और 30 डेज़ के अंदर लोग अपीलें करें, तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों शायद हज़ारों अपीलें आ जाएं। उन अपीलों को मैनेज कौन करेगा? उसके लिए क्या कोई ख़ास बेंच बनाए जाएंगे? उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? क्योंकि बहुत बुनियादी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, बहुत बुनियादी चीज़ें। वो 3 किस्म की होती हैं। एक ख़ुद फैसला किया होता है इसने अदालत ने, कुछ बाज़ का अदालत जो है वो फैसला करती है लोगों की दरख्वास्त के ऊपर, और बाज़ का देख के भी ये नेशनल टेस्ट में। तो अब ये जो खुल जाएगा एक नया पंडोरा बॉक्स, उसको कौन मैनेज करेगा? अभी ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसका तल्लक अगरचे उससे नहीं है, लेकिन वो पंडोरा बॉक्स खुलता हुआ हमें नजर तो आ रहा है। जावेद साहब, सियासी तनाव अपनी जगह मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि सबको मिलकर बैठकर बात करनी है। तो फिर मिलकर बैठते क्यों नहीं? क्या सिर्फ महज बातें ही की जा रही हैं सियासी कायदीन की जानिब से, या फिर अमली तौर पर भी हम देखेंगे कि ये एक टेबल पर बैठेंगे मुल्क व कौम के लिए? उसकी वजह यह है कि मुल्क व कौम का यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है अपनी अपनी बादशाहत को बचाने
अपनी अपनी पॉलिटिकल लेगेसी के डूबने के ख़तरे के नतीजे में ये सारी सिचुएशन क्रिएट गई है। ये किसी एक बंदे की ख्वाहिश पे नहीं है, ये पॉलिटिकल लेगेसी आपकी डूबती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आप इलेक्शन से भी राह मफरूर हैं, आइन को भी मानने को तैयार नहीं है, और 3-2 के बेंच को 4-3 कर दिया, 4-3 के बेंच में नया लकूना निकाल दिया, एक ने इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरा नया आ गया। और ये कहानी एक जानबूझकर क्रिएट की जा रही है ताकि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि ये कौम जो उसके बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में हमने तवज्जो दी नहीं है, तो आगे भी तवज्जो ना जाए और कौम जो इलेक्शन डिमांड कर रही है उससे भी राह मफरूर अख्तियार किया जाए। बुनियादी तौर पर यह मसला है। आपने अब बात की डायलॉग की, कौन सा डायलॉग? जब इमरान खान को मिलने इफ्तिखार साहब के दोस्त गए, एक ऑल पार्टीज की बात हुई, तो अगले दिन आपने 8 अक्टूबर का इलेक्शन अनाउंस कर दिया। शब खून तो पहले आपने मारा ना, फिर सर, उसके बाद कौन से दोस्त गए थे? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने ये किया कि ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान उठा लें, राना सनाउल्लाह का उठा लें, मरियम नवाज शरीफ का बयान उठा लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बयान उठा लें कि हम तो इमरान खान पे एतबार ही नहीं करते, हमने अब बात ही नहीं करनी। बात करनी है तो मेरा मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कहता है पहले कौम से माफ़ी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इसकी बात पे कौन सा एतबार करें कि इसकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान इनको कहता है कि ये चोर हैं, डाकू। कौन सा ग्रैंड डायलॉग, कौन सी बातचीत? अगरचे इनके बैकडोर में गुफ्तो शनीद हो रही है, 4 निकाती एजेंडे पे बातचीत हो रही है, मगर बात यह है कि जो सबसे बड़ा इशू है कि देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन दीज पॉलिटिकल लीडर्स। इन्होंने कौम को इस नहज पे पहुंचा दिया है, पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है सिर्फ अपनी सियासत के लिए, कि आज ना ये आगे जाने को तैयार है ना पीछे जाने को तैयार है। यहां तक कि इन्होंने अदारों को भी बीच में इन्वॉल्व करके अदारों को भी टारगेट कर दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का हशर हुआ है, यार तो खुदा का खौफ खाओ। सही कह रहे हैं आप। आपने मईशत तो बर्बाद कर दी थी, आप ठीक कह रहे हैं जावेद साहब, इस अदारे को तो बर्बाद मत करो। शख्सियत परस्ती से निकलना होगा, मुल्क के लिए सोचना होगा, मुल्क की मुफाद में फैसले करने होंगे। यहाँ तक कि जजेस को भी जाती लड़ाई की बजाय अवाम के हक में फैसला करना होगा, अवाम के इंसाफ की परवाह करनी होगी। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर आपसे करेंगे बात। आप साथ रहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीपीसी की दफ़ा 124A को आइन से मुतसादम करार दे दिया है, जिसे कि गद्दारी का कानून कहा जाता है, या जो बगावत या फिर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद फैलाने से मुतल्लिक कहा जाता है इसको। आप क्या कहेंगे इस पर नवीद चौधरी साहब, आज जो ये फैसला सुनाया गया है? देखिए, इसको वैसे ह्यूमन राइट्स वालों ने भी सराहा है इस फैसले को। बुनियादी बात एक और है, वो ये है कि इदारों की जो सैंक्टिटी है उसको चैलेंज किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी मुनज़्ज़म इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश करना, जिसे हम अंग्रेज़ी में म्यूटनी कहते हैं, ये बर्दाश्त किया जा सकता है? कहीं भी नहीं किया जा सकता। इंडिया जैसे जमहूरी मुल्क के अंदर निशाने इबरत बना दिया जाता है ऐसे नसर को। एक बात, सिंगल बेंच ने यह फैसला जारी कर दिया है PTI की किसी दरख्वास्त पर। बात यह है कि अगर आपने फैसला देना ही था तो कम से कम फुल बेंच होता। आप एक कानून को कालदम करने जा रहे हैं, उस पर डिटेल डिस्कशन होती। आप अटारनी जनरल को बुलाते, आप फौजदारी कवानीन के जो माहिरीन उनको बुलाते, वहाँ गुफ्तगू होती है और उसके बाद कहीं जाके ये फैसला दिया जाता। ये कैसे दे दिया गया मुझे नहीं समझ आई। और इसी केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि जी ये केस जो है इसका इतलाक शहबाज गिल पर भी हुआ था। शहबाज गिल का केस आपको पता क्या है? वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ने कमाल शफकत का मुजाहरा करते हुए 4 हफ्ते के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त भी दे दी है। मुझे तो लगता है कि उनकी कहीं वहीं शायद कोई चलेंगे वापस, वो जहाँ से आए थे ना, वो जिन्होंने उनको पुट किया था यहाँ इमरान खान के साथ, शक पड़ता है। ये दूसरी बात आ गई। शहबाज गिल का केस ये है कि उन्होंने बनी काला में बैठकर एक तयशुदा मनसूबे के मुताबिक, जिसका मसौदा भी बरामद कर लिया गया, एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें यह कहा गया कि मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत की जाए, म्यूटनी कराने की कोशिश की। ये था केस। पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और सख्त तरीन कवानीन मौजूद हैं। देखें, एक तनकीद करना और बात है। मैं ये कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं ये कहूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बगावत हो जाए, ये तो जुर्म है। मैं ये कहता हूँ कि अदलिया को दुरुस्त फैसले करने चाहिए। CJ साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है, फलां जज साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट के जज की ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जजेस को चाहिए कि एक दूसरे के सर पटोल करें, एक दूसरे के आर्डर मानने से इनकार कर दें और एक दूसरे के सामने डट कर खड़े हो जाएं, ये क्या है?
ये तो इदारे को आपस में लड़ाने की कोशिश है, तसादुम कराने की कोशिश है। इस वक्त जो हो रहा है इसको हम इस अंदाज में देखेंगे कि म्यूटली कराने की कोशिश हो रही है। जज कौन है, जर्नैल कौन है? ये वही हैं जिनको 20 साल प्रोजेक्ट के तहत ये कहा गया था कि अब सिस्टम यही चलेगा। नहीं चला, बीच में रुक गया, लेकिन उसकी जो बाकियात हैं वो हमारे सामने हैं। अब इदारों के अंदर जो खलफशार है वो इसलिए है कि इन अनासर को आपने ग्राउंड में तो छोड़ दिया, सही। अब ऑपरेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो फार्मूला आपने जल्दी नहीं लगाया, बाजू और फैज़ खींच के नंबर तक ले आए। अब नई कोशिश हो रही है, रुक तो जाएंगे, स्टेट की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है, ये याद रखें आप। लेकिन ज़ाहिर उसमें टाइम लग रहा है, तो इस तरह के फैसले भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ऐसा फैसला आना भी हो, उसके लिए कम से कम फुल बेंच बैठे और उसके लिए माहिरीन को बुलाया जाए, उसके लिए सिविल सोसाइटी के जो अफराद उनको बुलाया जाए, उसके बाद ये इस तरह का फैसला आना चाहिए। ठीक है पीजे सर, ये भी कहा गया है कि आइन से मुतसादिम है ये, ठीक है 124A, लेकिन आइन की जो जी सर ये आप रखें, कहा यह जा रहा है कि आइन के मुताबिक या आइन के आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17, 19 और 19A के मुताबिक ये इनके साथ ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये बात, यानी कि आज़ादी इजहार राय जो है उसके ज़ुमरे में आप तो फिर इस तरह की बात कर सकते हैं, बगावत वाली या हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी को भी प्रोवोक किया जा सकता है। देखिए, प्रोवोकेशंस सोसाइटीज़ में आती हैं। नवीद चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पूरी दुनिया में जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना, उसको ऐसी पब्लिसिटी नहीं मिलती है। आराम से बंदे को साइड पे कर दिया जाता है एंड देन यू नो ड्यू इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग, फिर आप उसके आगे बढ़ते हैं। हम तो उसको एक मीडिया ड्रामा बना देते हैं कि सेडिशन, कि जी इसने ये कर दिया। लेट मी रिमाइंड आवर व्यूअर्स एंड आवर पैनलिस्ट, हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर नहीं है, ना ही हमारी आर्म फोर्सेस है कि इसको इमीडिएट आपस में लड़ा दो। ये वो इदारे नहीं हैं कि आप इनको कह दो कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे, एक ABCD आके बात कर जाए कि भाई उनमें ये हो गया। नो, ये तो बाहर की बात है। ये जिस तरह एक जज ने कहा है, ये हमारा इंटरनल मामला है, आपका इंटरनल रखो इसको, आप इसको पब्लिकली मत लेके आओ। आप भी मीडिया के अंदर कभी जस्टिस कॉर्नेलियस को सुना था आपने? जस्टिस सरदार इकबाल को सुना था? जस्टिस करमलाई चौहान को सुना था? नहीं, उनके जजमेंट्स आप देखते थे। आप ये नहीं MR कियानी को सुना था, आप उनके जजमेंट्स देखते हैं। एंड ये जो अब आ गया मीडिया, इसके अंदर आके खुद भी पार्ट ऑफ इट क्रिएट्स मिसपरसेप्शंस, दे शुड नॉट बी देयर। और सेडिशन की जहाँ बात आती है, आपने तो उसको जावेद हाशमी को भी पकड़ लिया था सेडिशन के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट को तनकीद होती है। और एक बात को भाई ज़फ़ा कि जावेद लतीफ़ को किसने पकड़ा गया, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे अफराद को तो गोली मार देनी चाहिए। आप अंदाजा देखें ना, अब ये नहीं कहना चाहिए, जावेद लतीफ़ का ये नहीं कहना चाहिए। देखो ना, इसी तरह का आपने जनरल मुशर्रफ के लिए कहा था, उसको हैंग करो। आई मीन व्हाट द हेल आर यू ऑन अबाउट? यू डोंट स्पीक लाइक दैट। जज इज अ वेरी ऑनर्ड पोजीशन। जज एक बड़ा ऑनरेबल बंदा है और उसको ऑनर के साथ काम करना है, नॉट ड्रैग डाउन। बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छे बुरे सारे मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जाके उन्हीं के लेवल पे आप चले जाएं। नो, वो करेंगे, आप जज हैं, आपने जजमेंट इम्पार्ट करनी है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। ये नहीं है कि भाई जाके यार जिस तरह ये नवीद कह रहे हैं कि उसने कहा उसने ये कर रहा है। नो, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल। इफ्तिखार साहब, आपको भी याद होगा जावेद हाशमी ने भी 23 साल कैद की सज़ा काटी है, और फिर और भी कई सहाफ़ी हैं जो इसी केस की जद में आए हैं। इस केस को या इसके फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 124A के बारे में तो राय यही है कि ये नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़, बिल्कुल। लेकिन ये जो जजमेंट आप मुझे दिखा रही हैं, कोट कर रही हैं, पहली बात तो है कि ये एक सिंगल बेंच का फ़ैसला है, और इतना अहम फ़ैसला करने से पहले बहुत अच्छा होता कि इसमें फ़रीक बनाया जाता दूसरी पार्टियों को भी, और अदालत के पास ये हक़ हमेशा मौजूद होता है कि वो लोगों को इनवाइट कर सकती है कि आएँ और अदालत की मदद करें, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है। अगर 124 ख़त्म हो गया तो फिर मुझे नहीं पता कि चीज़ें बाद में कैसे हैंडल की जाएंगी। और इसकी जो बुनियाद बनाई गई है वो आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17 और 19A बनाया गया। अगर हम ये सारी क्लासेस को पढ़ लें तो मैं समझ नहीं पा रहा कि जैसा अब क्यों कर इस तरह इस नतीजे पे पहुँचे। और दूसरी बात है कि फिर जो लोग इससे मुतासर हो चुके हैं और अगर उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, तो मेरा ख़्याल है उनको
अरबा रुपए के डैमेजेस करने चाहिए। मेरी बात गौर से सुनिए। 124 अरब के मामले में अगर अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं तो इस जजमेंट के बाद उनको चाहिए वो अरबा रुपए के हट जाने के दावे करें, क्योंकि एक सिंगल बेंच की अदालत ने कह दिया है कि ये जो आर्टिकल 124 अलिफ है ये आइन से मुतसादम है। जिस बुनियाद पे कहा गया वो आर्टिकल मैंने पढ़ दी है, लेकिन बहुत बेहतर होता कि जज साहब थोड़ी सी तकलीफ़ कर लेते और इसमें फ़ैसला देने का उनको हक़ है, मशावरत कर लेते और इसको मुश्तर कर सकते हैं अखबारात में कि हम ये फ़ैसला करने लगे हैं। और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, लोग हैं, अफराद हैं, वो आएँ और हमें असिस्ट करें। मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा अरसा चलेगा, क्योंकि देखें उसमें दरख्वास्त जो गुजार जो है वो पता नहीं कौन है, उसने शहबाज गिल के केस का हवाला दिया। सर एक आम शहरी है, हारून फारूक। ऐसे आम शहरी बहुत कम होते हैं। ऐसे आम शहरी गुर्बत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते, महंगाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते, LDA की लूटमार के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते। अंडरकवर ख़ास आदमी है। अच्छा, इनके ख़िलाफ़ बगावत के तहत मुकदमा जो चलाया जा रहा है शहबाज गिल साहब के बारे में ये कहा गया है, और इसमें खाबर साहब का नाम है, अदील का नाम है, कुछ जब्बार साहब का नाम है। बुनियादी चीज़ वही है, मैं 124 अलिफ के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के इसको ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने से पहले मशावरत कर लें और फिर मुतबादल बता दें कि क्या होगा। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले पर अपील हो सकती है दोबारा? देखो, अपील तो होगी डेफिनेटली, लेकिन देखने की चीज़ है कि ये नौबत आई क्यों। नौबत इसलिए आई कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से इस चीज़ को सियासी बुनियादों के लिए इस्तेमाल किया गया, अपने पॉलिटिकल हरीफों को नीचा दिखाने के लिए, अंदर करने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी ज़िंदा मिसालें जावेद लतीफ़ साहब हैं और उसके बाद जावेद हाशमी हैं, शहबाज गिल हैं और हमने एक वतीरा बना लिया था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो भी पॉलिटिकल लीडर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ सर उठाता या इस्टेब्लिशमेंट को, खुली बात करें ना, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता था तो उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमात बना दिए जाते थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस पे बात लंबी हो सकती थी, ज़रा खुल के हो सकती थी, क्योंकि कानून ठीक है लेकिन इसके जो मकासद हासिल किए गए वो गलत थे। एग्जैक्टली बुनियादी तौर पे हमें उन मकासद से बचाने के लिए पहली बात यह है कि फुल बेंच बनाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हमें उनको भी रोकना था ताकि मुस्तकबिल में वो चीज़ ना हो सके। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि कब तक ये टोपी ड्रामा करके एक दूसरे के खिलाफ हम ये बगावत के मुकदमे बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। क्या जावेद हाशमी को आपने चेंज कर लिया? जावेद साहब, क्या जावेद लतीफ़ को आपने चेंज कर लिया? कोई चेंज नहीं होता। जिस पॉलिटिकल लीडर, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा है, अगर आप उसको बगावत के जुमरे में लाकर बंद करेंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। इमरान खान पे आपने बात की, मकासद हासिल करने की आपने बात, बाजवा साहब की डॉन लीक्स वाली बात याद आ गई। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आकर इस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। इस सेगमेंट के आगाज़ में एक खुशायन खबर शामिल करते चलें। जस्टिस मुसर्रत हलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दी गई। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी जावेद साहब से और हम बात कर रहे थे डॉन लीक्स के बारे में। जनरल कमर जावेद बाजवा खासे इंकशाफात करते नज़र आ रहे हैं। शाहिद मितला साहब जो सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यू में, और कहते हैं कि डॉन लीक्स जिसे कि आगाज़ में कौमी ख़तरा तस्वुर किया जा रहा था वो कुछ भी नहीं था, उसे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने इस्तेमाल किया था अपनी एक्सटेंशन के लिए। तो जावेद साहब, अब ये इंकशाफात क्यों? यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक शख्स जो 6 साल पाकिस्तान का सिपह सलार रहा और आज किस्तों में वो बातें कर रहा है जो मैं समझता हूँ कि उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, बल्कि अमली तौर पे जब वो आर्मी चीफ थे उन सब चीज़ों का अदराक करने की ज़रूरत थी ताकि मुस्तकबिल में वो चीज़ें ना हो सकें।
लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, कि आज वो गुफ्तगू हो रही है जो होनी नहीं चाहिए थी। अगर इस तरह पाकिस्तान के साबिक़ सिपह सलार गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 75 साल में ऐसे राज दफन हैं कि इससे तो तूफ़ान आ जाएगा। आप उस दिन, जिस दिन ये पहली किस्त आई थी, तो इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो बात ये थी कि आप उन 6 साल में अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया। ना कि आपकी ये तीनों किस्तें सिर्फ सियासत, सियासत और सियासत। कभी आप जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते हैं, कभी जनरल रिजवान की बात करते हैं, कभी नवाज शरीफ की बात करते हैं, कभी इमरान खान को झूठा करते हैं। जब आपको ये तमाम चीज़ें पता थीं तो उन 6 सालों में इन तमाम चीज़ों के लिए आपने अमली तौर पे क्या किया। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, डिसिप्लिन्ड अदारा है, एक वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान का कस्टोडियन है। पाकिस्तान की ये 6 लाख में से 6 लाख लोग रातों को जाग कर इस कौम की हिफाजत करते हैं। ठीक है, आप उसी का तमाशा लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। पीजे सर आप बताएं कि इसकी असल हकीकत क्या है, क्या ये वाकई कुछ नहीं था? देखिए, नंबर 1 आपने भी बात की थी ट्रीज़न की। पाकिस्तान में ट्रीज़न कोई नहीं करता, सिर्फ हाई रीजंस होते हैं। अच्छा। और हाई रीजंस की वजह आप लोगों को पकड़ लेते हैं। ट्रीज़न, यहाँ कोई ट्रीज़न नहीं करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। 1 2 अभी जनरल बाजवा की आप बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा अंडर द लॉज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट गिव एनी स्टेटमेंट। ये झूठा है जो भी इंटरव्यू है। अच्छा। वो बाय लॉ नहीं दे सकता इंटरव्यू। ही कैन नॉट गिव एन सर इंटरव्यू। इंटरव्यू तो ऑन रिकॉर्ड है भी नहीं। नहीं, हाँ, दैट्स इट। रिकॉर्ड मौजूद है ही नहीं। यू सेड इट। वो ना रिकॉर्ड है ना कुछ है, ना कानूनी तौर पे जनरल साहब इंटरव्यू, कोई भी जनरल रिटायर हो 2 साल तक नहीं इंटरव्यू बात कर सकते। तो फिर शायद मेतले को पकड़ें। और सर इसको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल इसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का नाम लेके कहते हैं तो आप उसको पब्लिश कर देते हैं। द जनरल, जैसे मैंने आपको बहुत बड़ी बात की अभी, कानूनी तौर पे वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। You know the law applies on him and every general and every chief justice and every सरकारी मुलाजिम। लेकिन पिछले 4 हफ्तों से जनरल बाजवा की किस्तें डिस्कस हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि आप और मैं डिसइंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें क्या जरूरत नहीं है? सर, मुझे कानून हरकत में क्यों नहीं आ रहा? Why should I speak about somebody? सर अगर कोई बंदा एक इतने बड़े ऑफिसर के साथ उनको रेफरेंस दे के बात कर रहा है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? सर पकड़ा जाएगा ना। आप तो पकड़ते नहीं है किसी को ना। ठीक है। जिसको आपको जहाँ कन्वीनियंस होता है, एक उसको सारी उम्र आप कहते हैं वो करप्ट आदमी है, तो आप उसको निकाल देते हैं अकामा के ऊपर। मुझे बताएं ना, ये लॉ है। नहीं, एक सेकंड, वो खुद को मासूम डिक्लेयर करके बाकियों को सारा मुजरिम सर, लेट मी Let फिनिश him प्लीज, complete. लेट मी फिनिश। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, एक बंदे को आप मोरालिटी पे इधर उधर करके जो मर्जी करके उसको एक तोशा खाने के ऊपर पकड़ लेते हैं। ओ यार, कहीं तो बैठो। आपके पास कोई लीगल जवाब नहीं है, कोई मॉरल जवाब फिर नहीं तो है। ये पता करना होगा पीजे सर कि Yes. इसके पीछे शाहिद मितला के क्या मकासद हैं, या फिर जो बात वो बाजवा साहब से रिलेट कर रहे हैं, बाजवा साहब इसकी नफी करते हुए भी तो नजर नहीं आ रहे। नहीं जी, उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा है, आप पढ़ें। मंसूर को कहा है, जी जो जी, मंसूर को कहा है। नहीं, मंसूर को नहीं कहा। उन्होंने पब्लिक कहा है कामरान शाहिद को भी फोन किया है, आई सलीम कैन साहब को भी फोन नॉट। हाँ जी, किया है। कामरान को, अच्छा। क्या आई कैन नॉट गिव एनी स्टेटमेंट। इफ्तिखार साहब। सिंपल। ये सिंपल सी बात है कि जो लोग भी उनसे मनसूब जो बातें कर रहे हैं, इन सबको इंक्वायरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और इंक्वायरी हाई लेवल पे करनी चाहिए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बाजवा साहब को भी एहसास करना चाहिए, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, वो अंडर ओथ रहे हैं, और ऐसी बातें करने मुनासिब नहीं है। सर नहीं किए। और दूसरी बात है कि यार अगर नहीं किए तो बता देगा ना। मतलब अगर हाँ, अगर मैं- let him अगर मैं say. झूठा उसका इंटरव्यू चला रहा हूँ तो मैं भी तरफ नहीं जी, आपने जो बात की, इंक्वायरी करो नहीं, उसकी। मतलब मुझे भी तो पेश होना पड़ेगा ना इंक्वायरी बिल्कुल होनी में। पड़ेगी। हर आदमी हीरो बन रहा है। मुसीबत तो ये है कि हर साफी जो है यहाँ पे हीरो बनने का ठेका ले रखा है, और आप लोग भी हैं कि उनको सर पे चढ़ा लेते हैं। किसको? और आप ऐसे लोगों को, और आप समझते हैं कि ये कमाल के लोग हैं। तो जहाँ तक जॉन लिक्स का सवाल था, इसका खातून का, मुझे अफसोस है कि उस जॉन लिक्स की वजह से मेरा दोस्त रावत तहसीन प्रमोशन से मारा गया। ही वुड हैव बीन ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं इस खातर के वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। परवेज़ रशीद और रावत तहसीन को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही थी जो इन्होंने कहा, डिस्कशन हो रही थी वर्किंग ऑफ सम सर्टन पीपल एंड उनके एटीट्यूड के बारे में।
और उसको इन्होंने साजिश में कन्वर्ट कर दिया। मगर बड़े सैड इंसिडेंट, सही। और उसका नुकसान 2 अफराद को हुआ। एक की तो सर्विस गई और वेरी सीनियर, वो अपने लास्ट पे था, आखिरी उस पे मौके पर था जहाँ पर प्रमोट हो सकता था। और परवेज़ रशीद बिला वजह इसमें इन्वॉल्व हुआ, और इसकी आड़ में नवाज़ के ऊपर एक और हमला किया गया। देखें, एक फ़िक्रा बहुत प्यारा कहा, मुझे याद नहीं रहा इंग्लिश का, इसने कहा कि टीजन नहीं होता, दूसरा क्या लगा? रीजन। रीजन। हाँ, देखिए टीजन और रीज़न में फ़र्क है। हम अगर यहाँ पे रीजनिंग करते हैं किसी अदारे की नलायकी पर, किसी फ़र्द की नलायकी पर, तो हम टीजन किससे बाहर हैं। हम कोई बगावत नहीं कर रहे, हम कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, कंडक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी नीयत पर शक करके हमें तबाह बर्बाद करने का जो रवैया है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरी बाबा साहब से गुजारिश है, हिम्मत करें और चैलेंज कर दें कि ये जो कुछ छपा उन्होंने नहीं कहा, और अगर उन्होंने कहा है तो फिर जो कानून जो है उसको एक्शन लेना चाहिए। और बिल्कुल सर, कानून को हरकत में आना चाहिए। बिल्कुल हरकत सॉरी, में मुझे आना नवीद साहब का पॉइंट भी लेना है। नवीद साहब, आप मुझे बता दें, डॉन लीग्स के पीछे जो इशारा दिया जा रहा है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन का मामला था, इसमें हकीकत है या नहीं है? ये 100% दुरुस्त बात है, और ये बात ही दुरुस्त नहीं है, बल्कि जनरल बाजवा ने शहाद मेतला को इंटरव्यू भी दिया है, ज़ाहिर है उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। इसलिए जनरल बाजवा ये कहने के बाद कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, खुद ही खामोश हो गए हैं। डॉन लीग्स ठीक या सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चीन की हमायत की ज़रूरत थी। सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी को भेजा गया कि आप जाएं और बात करें। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी सपोर्ट करें, तो चीन के आला हुकाम ने उन्हें कहा कि देखें, हम आपको हर महाज पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप भी कंट्रोल कर लें। अब मैं अब उधर इशारा नहीं करना चाह रहा, कुछ चीज़ें अपनी कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं, हमारे भी इंडिया से ताल्लुकात हैं, ऐसा भी नहीं है, हम करेंगे। किया भी उन्होंने। वो वापस आए, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा, इजलास बुला लिया गया, वहाँ डिस्कस हो गया। डिस्कस होते होते ये जिक्र भी आ गया कि जो कालदम तंजीमों के लोग छुड़ाए जाते हैं, जिसके सबब हम FATF में धंसते जा रहे हैं, उसका क्या करना है। तो CM पंजाब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा भाई हम तो पकड़ ही सकते हैं ना, जिस वक्त हमें कहेंगे भाई लोग कभी छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, वहाँ कौन सी अदालत है। ये वहाँ टोटल थी। अब जनरल रिजवान ने यह कहा राहील शरीफ साहब को कि ये एक बेहतरीन मौका है, गुफ्तगू तो ये हुई है, इसको मीडिया पर रंग दे दो। ये जो हमने भर्ती किए हुए इतने सारे अरबों खरबों कौम को ज़ाया करके मीडिया पर जो कहना चाहिए अपने तर्जुमान मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके ज़रिए ये बात फैला दो कि बहुत बड़ी गद्दारी हो गई, कोहरा मच गया। जिस दिन ये रिपोर्ट शाया हुई है, मैंने उसी दिन पूरी पढ़ी है, उसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन तूफान यूँ मचाया गया कि जैसे पता नहीं क़यामत हो गई है। राहील शरीफ साहब ने कहा मुझे तोसीह दो, वो यहाँ तक कह रहे थे अगर मुझे तोसीह दोगे तो मैं पनामा वाला मामला भी हैंडल कर दूंगा, ये भी रिकॉर्ड पर है। फिर उन्होंने कहा मुझे फील्ड मार्शल ही बना दो, मैंने नौकरी नहीं छोड़नी। तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, और अगर बाजवा इस वक्त ये बात कर रहे हैं, अब वो मुकर तो जाएंगे यकीनी तौर पर मुझे पूछेंगे, लेकिन बातें बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया आपका नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, इफ्तिखार साहब और जावेद साहब। ये इंकशाफात जो रहे हैं उन पर मुझे गालिब का एक मिसरा याद आता है कि कुरेदते हो जब राग जुस्तजू क्या है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त अल्लाह के बाद।